Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss threats to biodiversity. पहले हम दो थ्रेट्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. फर्स्ट वन कौन सा था? हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन हो रही है. सेकंड वन कौन सा था? इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ यानी एक्सोटिक स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्शन का बायस बन रही हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर हार्वेस्टिंग एंड ग्लोबल चेंज. ओवर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कह लें किसी चीज़ को उसकी जो प्रोड्यूस होने की एबिलिटी है उससे ज़्यादा यूज़ करना, यानी उसका प्रोडक्शन रेट कम है और उसका यूज़ ज़्यादा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे? ओवर हार्वेस्टिंग में. सो ओवर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि वाइल्ड ऑर्गेनिज्म को उनकी प्रोडक्शन एबिलिटी से ज़्यादा के रेट पे हार्वेस्ट करना, यानी यूज़ करना उनकी प्रोडक्शन एबिलिटी से ज़्यादा, यानी उनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है लेकिन उनकी जो रिप्रोडक्शन हो रही है ना वो कम है. अच्छा, ओवर हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा किसको इफ़ेक्ट करती है? ये उन स्पीशीज़ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जिनका एक स्पेसिफिक हैबिटेट है, यानी एक रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट है. उस हैबिटेट के अलावा वो कहीं पे नहीं रह सकते. तो अगर वो उस हैबिटेट से भी ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ग्रेट ऑक की. ये एक लार्ज फ्लाइटलेस सी बर्ड है. कहाँ पे रहता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. अच्छा, 1840 में क्या हुआ? ह्यूमन ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया. किस पर्पज़ के लिए? इसके फीदर्स के लिए, एग्स के लिए और मीट के लिए. इसके अलावा एलिफेंट, ये सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन इनकी हो रही है. ये देखें ना, जो एलिफेंट टस्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्टेन किए जाते हैं. ये ऐसा एनिमल है एलिफेंट जिसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है, यानी ये बहुत स्लोली प्रोडक्शन इनकी होती है, यानी क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ड्यूरेशन होती है इनकी. तो इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, उस रेट से कहीं ज़्यादा. अच्छा, एनिमल्स में हम एलिफेंट की बात कर रहे थे. अफ्रीकन एलिफेंट सबसे ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, ओवर हंटिंग को. अच्छा, लास्ट 50 ईयर्स में ना इसकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है. सिर्फ साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्री है जहाँ पे उन्होंने एलिफेंट्स को रखा हुआ है कैप्टिविटी में, यानी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो जाए. तो साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो एलिफेंट हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या स्टेबल है. कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, ऐसे बायोलॉजिस्ट जो इस चीज़ के साथ डील करते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनको कैसे हमने स्केलें के सेव रखना है, वाइल्ड लाइफ में एक्सटिंक्शन से बचाना है. सो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यूज़ करते हैं, यानी वो डीएनए का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है. और ऐसा करते हैं कि जो भी ओवर हार्वेस्टिंग जहाँ पे उनको खतरा होता है, जहाँ पे उनको डर होता है, वो उसका डीएनए लेके उसको मैच करते हैं रेफरेंस डीएनए के साथ, तो पता चल जाता है कि ये स्पेसिफिकली कौन सी स्पीशी है. जैसा कि क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में रेफरेंस डीएनए क्रिएट किया गया अफ्रीकन एलिफेंट के लिए. ठीक हो गया. अच्छा, अब उस रेफरेंस डीएनए का कंपैरिजन किया गया टस्क्स के साथ. जो एलिफेंट टस्क लिए गए थे ना उनके साथ उसका कंपैरिजन किया गया, तो पता चल गया कि ये किस एलिफेंट के हैं और वो एलिफेंट किस एरिया से बिलोंग करता है. ऐसा ही वर्क ज़ैम्बिया में भी किया गया. अच्छा, उन्होंने बताया पोचिंग रेट. पोचिंग रेट क्या होता है? ये जो हम इलीगल हंटिंग करते हैं ना एलिफेंट की, उसको हम कहते हैं. पोचिंग रेट जो है ना वो 30 टाइम ज़्यादा हो गया है प्रीवियस से. इस तरह ज़ैम्बियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की और इसको कम कर दिया. इसके अलावा बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिया, रेफरेंस डीएनए उसका बनाया और जापानीज़ मार्केट में जो फ़िश सेल हो रही थी ना उसके साथ कंपैरिजन किया. तो हमें पता चला कि ये बेसिकली जो फ़िश मीट है ना ये किस किस फ़िश का है और वो फ़िशेज़ भी हैं कौन सी कैटेगरी में है. तो वो फिन और हैम्पबैक्स वेल का मीट था जो कि एंडेंजर्ड है. इसके अलावा फ़िश पॉपुलेशन जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग हो रही है. आपको पता है प्रोटीन के लिए फ़िश को यूज़ किया जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो भी ओवर हार्वेस्टिंग करवा रहा है.
नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लोबल चेंज की, यानी ये जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ये किस तरह बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है। अब देखें ना, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गई, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री यानी कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर की वो चेंज हो गई। इसके अलावा जो इकोसिस्टम्स हैं वो चेंज हो गए, उन्होंने अर्थ की कैपेसिटी को कम कर दिया कि मतलब अगर वो पहले 1 बिलियन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम जो तादाद है वो एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि अगर एक जो अर्थ है वो पहले 1 मिलियन को सपोर्ट कर रही थी तो अब वो उससे कम को करेगी, क्योंकि क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक सबसे मेजर जो कंसर्न है वो है एसिड प्रेसिपिटेशन, जो रेन की फॉर्म में हो सकती है, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में या फॉग की फॉर्म में। पीएच इसकी 5.2 से कम होती है। इसके अलावा जो बर्निंग होती है, अब एसिड प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है, बर्निंग होती है वुड और फॉसिल फ्यूल्स की, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, जो क्या बना देते हैं वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये एसिड जो है, एसिड रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, किसी भी ऐसी फॉर्म में ज़मीन पे आते हैं और एसिड प्रेसिपिटेशन काज करते हैं। अब 1960 में इकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो कनाडा में ना लेक है वो उसमें जो एनिमल्स हैं ना, फॉर मतलब लेक डिवेलिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि पोल्यूशन आ रही है फैक्ट्रीज से, जो उनकी पॉपुलेशन को कम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्राउट की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर pH 5.4 से कम हो तो वो मर जाएगी, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं फिशेस की। इसके अलावा जो साउदर्न नॉर्वे और स्वीडन है वहाँ पे भी फ़िश लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन आती है ब्रिटेन से और सेंट्रल यूरोप से। 1980 में क्या हुआ, जो pH थी प्रेसिपिटेशन की वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में 4 से 5 होती थी और कभी इससे भी कम हो रही है अब, यानी एसिड प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इन एरिया में। अब इसको कवर कैसे किया गया है? इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बनाई गई हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं ताकि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जाए। अब यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो 40% कम हुई है 1993 में और 2008 के दरमियान में। इसके अलावा फिर भी अभी भी इतनी ज़्यादा है जो पोल्यूशन काज कर रही है, और इकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एस्टीमेट लगाया है कि इकोसिस्टम को वापस रिकवर करने में बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं, वो भी अगर हम जो प्रिकॉशंस हैं उनको यूज़ करें। सो ग्लोबल चेंज एक और इफ़ेक्ट है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। सो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में 4 जो मेजर थे वो हमने डिस्कस किए। हैबिटेट लॉस है, सेकेंड वन कौन सा था, एक्जॉटिक स्पीशीज या इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ है, थर्ड वन अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन जो है वो ग्लोबल चेंज, वो भी हमने देख लिया।